our next topic, which is the emergence of two power blocks, right? So अब हम पढ़ चुके हैं अभी तक कि हमारी 2 सुपर पावर्स थी और हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में पढ़ा. हमने पढ़ा कि कैसे कैसे 2 सुपर पावर्स इमर्ज हुई, क्यों उनके बीच में क्लैश था और क्यों वो एक कोल्ड वॉर बन के रह गया, क्यों वो हॉट वॉर नहीं बन रहा था, राइट? तो अब हम पढ़ रहे हैं द इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स. अब जो पूरा जो वर्ल्ड था वो 2 सुपर पावर्स के बीच में डिवाइड हो गया था. The 2 superpowers were keen on expanding their spheres of influence in different parts of the world. अब जो ये 2 सुपर पावर्स थी ये चाह रही थी कि वे अपनी स्फेयर्स मतलब अपनी जो जोग्राफिकल एरिया है उसको बढ़ा सके, ठीक है, कि मतलब उनका कहाँ का इन्फ्लुएंस बढ़ सके, तो वो उनमें अपनी अलाइज जोड़ने लग रहे थे. इन अ वर्ल्ड शार्पली डिवाइडेड बिटवीन द 2 अलायंस सिस्टम, a state was supposed to remain tied to its protective superpower to limit the influence of the other superpower and its allies, right? तो in a world sharply divided between the 2 alliance system, देखो अब एक जो वर्ल्ड है जिसमें 2 सुपर पावर, 2 मेन सुपर पावर्स आ गई हैं, तो एक जो अगर छोटा सा स्टेट है सपोज है ना, तो अगर देखा जाए तो अगर एक छोटा सा स्टेट है वो तो बेचारा फंस जाएगा ना, तो उसको तो अपनी एक प्रोटेक्शन के लिए वो एक अपनी सुपर पावर के साथ एलाई में जुड़ जाता था, ठीक है. इन अ वर्ल्ड शार्पली डिवाइडेड बिटवीन द 2 अलायंस सिस्टम, द स्टेट वाज सपोज्ड टू रिमेन tied to its protective superpower to limit the influence of the other superpower and its allies, ठीक है. अपनी एलीज और सुपर पावर की पावर को लिमिट करने के लिए वो एक एली में जुड़ जाता था, ठीक है. द स्मॉलर स्टेट इन द अलायंस यूज द लिंक टू सुपर पावर फॉर देयर ओन पर्पसेस. अब जो स्मॉलर स्टेट था, ठीक है, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे थे कि उसको प्रोटेक्शन मिलती थी, वेपन्स मिलते थे, ठीक है, इकोनॉमिक एड मिलती थी, और जो भी उसके लोकल के राइवल्स थे, छोटे मोटे जो राइवल्स थे, ज़्यादातर जो रीजनल नेबर्स होते हैं उनसे उनको प्रोटेक्शन मिलती थी, ठीक है. प्रोटेक्शन, वेपन्स मिलते थे, इकोनॉमिक एड मिलती थी, उन सब से, ठीक है. द अलायंस सिस्टम्स लेड बाय द 2 सुपर पावर्स देयरफॉर थ्रेटन्ड टू डिवाइड द एंटायर वर्ल्ड इनटू 2 कैंप्स. जो ये अलायंस सिस्टम था जिनको 2 सुपर पावर्स ने ले रखा था अपने हाथों में, ठीक है, उसने इस पूरे वर्ल्ड को 2 कैंप में डिवाइड कर दिया. द अलायंस सिस्टम लेड बाय द 2 सुपर पावर्स देयरफॉर थ्रेटन्ड टू डिवाइड द एंटायर वर्ल्ड इनटू 2 कैंप्स, ठीक है. तो जो ये अलायंस सिस्टम था इसने पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है. दिस डिवीजन हैपेंड फर्स्ट इन यूरोप. ये डिवीजन सबसे पहले यूरोप में हुआ, जिसमें जो यूरोप का ईस्टर्न पार्ट सोवियत के साथ चला गया और वेस्टर्न पार्ट यूएस के साथ चला गया, ठीक है. और इसीलिए उसको वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस कहा जाता है. दिस वाज डिवीजन हैपेंड फर्स्ट इन यूरोप. मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वेस्टर्न यूरोप साइडेड विद द यूएस, ठीक है, एंड दोज ऑफ द ईस्टर्न यूरोप जॉइंड द सोवियत कैंप, ठीक है. दैट इज व्हाई दीज वर आल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न अलायंसेस, राइट. तो अब जो वेस्टर्न अलायंस सिस्टम है, वेस्टर्न अलायंस सिस्टम मतलब यूएस वाला, यूएस और हम और जितनी भी यूरोप की वेस्टर्न सिटीज़ थी और यूएस की जितनी भी अलायंस थी, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था नाटो. नाटो की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है. द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो कब बनी थी, अप्रैल 1949 में, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. नाटो full form and NATO North Atlantic Treaty Organization, and when was it formed? In April 1949. It was an association of 12 states which declared that armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them. ये इसमें कितने स्टेट्स थे? इसमें 12 स्टेट्स थे और ये बोलते हैं कि अटैक इनमें से किसी भी एक पर विच डिक्लेयर दैट आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम, कि अगर इनमें से किसी भी एक पर अटैक होता है ना, जितनी भी ये वेस्टर्न अलायंस थी, नाटो में जितनी भी कंट्रीज थी, राइट, वेस्टर्न अलायंस में जितनी भी कंट्रीज थी, उनमें से अगर किसी भी एक कंट्री पर अटैक होता है तो फिर वो उस पूरे अलायंस पर अटैक माना जाएगा, ठीक है. ये इसने इसको डिक्लेयर कर दिया था अप्रैल 1949 में, जब नाटो एसोसिएशन बन गई थी, ठीक है, ठीक है.
ईच ऑफ दीज स्टेट्स वुड बी obliged टू हेल्प द अदर द ईस्टर्न देखो अब ठीक है, ये तो हो गई हमारी बात वेस्टर्न अलायंस की कि वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे और किसी भी एक पर अटैक उन सभी पर अटैक समझा जाएगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हमने देख ली, अप्रैल 1949 में ये बनी थी। ठीक है, अब आती है बात हमारी ईस्टर्न अलायंस। जैसे वेस्टर्न अलायंस थी नाटो, उसी तरीके से एक हमारी ईस्टर्न अलायंस थी और उस अलायंस का नाम था वार्सो पैक्ट। वॉज लेड बाय द सोवियत यूनियन, जिसके लीडर थे सोवियत यूनियन। ठीक है, इट वॉज क्रिएटेड इन 1955 विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी फॉर्म कि जो हमारी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी 1949 में बनी थी और वार्सो पैक्ट हमारा 1955 में बना था। एंड इट्स प्रिंसिपल फंक्शन वॉज टू काउंटर नाटोज फोर्सेस इन यूरोप। और उसका जो प्रिंसिपल फंक्शन था वो यही था कि वो नाटो की जितनी भी फोर्सेस थी यूरोप में उसको कम कर सके। राइट। International alliances during the Cold War era were determined by the requirements of the superpowers and the calculations of the smaller states. जो इंटरनेशनल अलायंसेस थे वो मतलब वे कैसे कैसे अपनी अलायंस जोड़ते थे। ठीक है, अब ये बात आती है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ा कि जो 2 सुपर पावर्स थी वो अपनी अलायंस बनाने लग रही थी, जोड़ने लग रही थी। राइट। उसके बाद हमने पढ़ा जो वे क्यों जोड़ रही थी उनको, जो स्मॉलर स्टेट्स थे उनके क्या फ़ायदे थे। उसके बाद हमने देखा कि कैसे कैसे यूरोप डिवाइड हुआ। फिर हमने देखा कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी, 2 ऑर्गेनाइजेशंस बनी। और जो कि हमने लर्न भी कर लिया कि नाटो और वार्सो पैक्ट। नाटो यूएस की ऑर्गेनाइजेशन थी, वार्सो पैक्ट सोवियत यूनियन की ऑर्गेनाइजेशन थी। नाटो अप्रैल 1949 में बनी थी और वार्सो पैक्ट 1955 में बनी थी। हो गया इतना लर्न। नाउ कमिंग अप, international alliances during the Cold War era were determined by the requirements of the superpower and the calculations of the smaller states. जो इंटरनेशनल अलायंसेस जो मतलब एलीज बन रही थी यूएस और सोवियत यूनियन की, वो किस पर डिपेंड करती थी। वो एक तो जितनी उनको अलायंस चाहिए होती थी, जितनी उनको जोग्राफिकल एरिया चाहिए होता था, जितना उनको अपने अपने हिसाब के अकॉर्डिंग, अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स वर्ड आ जाता है ना, वर डिटरमाइंड बाय द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सुपर पावर्स एंड द कैलकुलेशंस ऑफ द स्मॉलर स्टेट्स। और स्मॉलर स्टेट्स की कैलकुलेशंस की, हमारे पास इतने स्टेट्स हैं, उनके पास इतने स्टेट्स हैं, तो बड़ा कौन है। ठीक है, राइट। तो इस हिसाब से जो इंटरनेशनल अलायंसेस थे वे ऐसे ऐसे फॉर्म होती थी। एज नोटेड अबव, यूरोप बिकेम द मेन एरेना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपर पावर्स. As noted above, Europe became the main arena of the conflict between the superpowers. In some cases, the superpowers used their military power to bring countries into their respective alliance. Soviet intervention in East Europe provide an example. The Soviet Union used its influence in Eastern Europe, backed by the very large presence of its armies in the countries of the region, to ensure that the eastern half of the Europe remained within its sphere of influence. ठीक है, इतना समझ आया कि जो है यूरोप जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट का मेन एरिना बन गया, मेन एरिया बन गया जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते थे, क्योंकि वहीं से तो डिवाइड हो रहा था। तो एक तरफ यूएस है, एक तरफ यूएस था, तो ऑब्वियसली यूरोप जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट का मेन एरिना बन गया। कुछ केसेस में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे जैसे किसी ने तो एलआई बना ली सिंपली बोल के, किसी ने सिंपली ट्रीटी साइन करके एलआई बना ली, पर कई केसेस में हमने देखा है कि मिलिट्री पावर का भी यूज़ किया अपनी फोर्स में लाने के लिए। और जिसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सोवियत इंटरवेंशन इन ईस्ट यूरोप प्रोवाइड एन एग्जाम्पल, जिसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो सोवियत है उसने ईस्टर्न यूरोप को अपने अंडर में लाने के लिए उसने मिलिट्री इंटरवेंशन का, मिलिट्री पावर का यूज़ किया था। ठीक है, उसने मिलिट्री का यूज़ करके उसमें उसको अपनी अलायंस बनाया था। ठीक है, द सोवियत यूनियन यूज्ड इट्स इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप backed by the very large presence of its armies in the countries of the region to ensure that the eastern half of the Europe remained within its sphere of influence. ये ensure करने के लिए कि जितना भी ईस्टर्न अलायंस है वो उसके अंडर में आ जाए। In Eastern Southeast Asia and in West Asia, the United States built an alliance system called the Southeast Asian Treaty Organization. देखो अब क्या होता है, ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में और वेस्ट एशिया में जो यूएस है उसने एक और अलायंस सिस्टम बनाया था जिसका नाम था सीटो और सेंटो।
ठीक है, जैसे उसने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी नाटो, तो ऐसे ही दो और ऑर्गेनाइजेशन बनी, सीटो एंड सेंटो। सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। किसने बनाई थी? यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाई थी। कहाँ बनाई थी? ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ने दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, सीटो एंड सेंटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल treaty organization. ठीक है, the Soviet Union and Communist China responded by having close relationship with the regional countries such as North Vietnam, North Korea and Iraq. अब इसका जो रिस्पॉन्ड है वो सोवियत यूनियन ने कैसे किया? जब उसने 3 ऑर्गेनाइजेशन बना ली, जब उसका इतने सारे स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ गए, तो सोवियत यूनियन ने क्या दिखाया? उसने ये शो किया कि उसके जो क्लोज रिलेशंस हैं किस किस के साथ? नॉर्थ वियतनाम के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ और इराक के साथ, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज थी। ठीक है, पावरफुल कंट्रीज थी। द कोल्ड वॉर थ्रेटेंड टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू 2 अलायंस सिस्टम। अंडर दीज circumstances many of the newly independent countries after gaining their independence from the colonial powers such as Britain and France were worried that they would lose their freedom as soon as they gained formal independence. अब देखो क्या होता है, अब जब ऐसे में वर्ल्ड डिवाइड होने लगा, तो जब ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड डिवाइड होने लगा, तो अब पूरा वर्ल्ड तो नहीं डिवाइड हुआ था, पर हाँ कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिनको अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी। ठीक है, पर अब कोल्ड वॉर के अंदर क्या होता रहा कि ये पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो रहा था, राइट। तो अब उन कंट्रीज को डर लगने लगा जिनको अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी, लाइक ब्रिटेन एंड फ्रांस, कि वो अभी तो उन्होंने अपनी फ्रीडम गेन की है और अभी वे अपनी इंडिपेंडेंस मतलब लॉस कर देंगे, तो उनको ये डर लगने लगा। क्रैक्स एंड स्प्लिट्स विद इन द अलायंस वर क्विक टू अपीयर. Communist China quarreled with the USSR towards the late 1950s, and in 1969 they fought a brief war over a territorial dispute. The other important development was the non-aligned movement, which gave the newly independent countries a way of staying out of alliance. ठीक है, तो अब जब उनको ये डर लगने लगा कि कहीं वे अपनी इंडिपेंडेंस ना खो दें, तो अब ऐसी अलग कंट्रीज बन गई किसके नाम से? नॉन अलाइंड मूवमेंट के नाम से, जिसमें NAM, और इस NAM के अंदर वे सभी कंट्रीज थी जो भी इन अलायंस के अंदर नहीं जुड़ना चाहती थी। लाइक इसमें एक हमारी कंट्री खुद की थी, इंडिया। ठीक है, NAM के अंदर वे सभी कंट्रीज थी जो अलायंस के अंदर नहीं जुड़ना चाहती थी, और उनमें से एक हमारी कंट्री थी इंडिया, राइट। तो यू मे आस्क कि अब हमें ये तो पता चल गया, ठीक है, ये तो पता चल गया कि उनका क्या था, कि स्मॉल कंट्रीज के मोटिव्स क्या क्या थे